अनुपम जी हमारे साथ है। अनुपम खेर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनुपम जी, नॉर्मली कहा जाता है कि कोई भी बंदे में कुछ टैलेंट हो तो आज नहीं तो कल, बोलता ना कि पौधा जमीन फाड़ के भी निकल जाता है। और शायद इनिशियल स्टेज में बहुत कम लोग ऐसे होते कि जो पहले से डिसाइड करते कि मुझे यही बनना है और वो बन के वहाँ तक वो अचीव भी कर लेते। जी, अनुपम जी के दिमाग में पहले से जहन में था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही जाना, या कहीं ट्विस्ट हो गया रास्ता? नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मेरे कभी 38% मार्क्स से ज़्यादा नहीं आए। मैं खेल कूद में बहुत अच्छा नहीं था। पर मैं छोटे शहर में रहता था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। मगर छोटे शहर में आदमी सपने बहुत देखता है, सपने देखता है कुछ बनने के, कुछ करने के। और चूंकि टाइम बहुत होता है तो सिर्फ फिल्में देखता है। 4 थिएटर हॉल थे हमारे शिमला में, और हर दूसरे तीसरे दिन हम किसी ना किसी थिएटर में टाइम गुजारने के लिए चले जाते थे। और फिल्में देख के ऐसा लगता था यार किसी दिन मैं भी पर्दे पे आ जाऊँ तो अच्छा लगेगा। तो आई थिंक वो एक तरीका बन गया। तो उसमें फिर नाटक शुरू किए स्कूल में, फिर बाकायदा MA इन इकनॉमिक्स में मैंने एडमिशन मुझे मिल गई थी। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं ये सब करना चाहता हूँ। फिर मैंने एक ऐड पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर 200 रुपया स्कॉलरशिप मिलने वाला था पर मंथ, और 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा मिलने वाला था। क्योंकि मैं जानता था कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाई के लिए भेज तो सकते हैं मगर पैसे नहीं दे सकते। तो मैं अपनी माँ के मंदिर से 100 रुपया चुरा के चंडीगढ़ गया था ऑडिशन देने, बिना माँ को बताए। और वहाँ मेरा वो सिलेक्शन हो गया और 200 रुपये मुझे मिल गए, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने एक बाकायदा ट्रेनिंग की। पहले फर्स्ट 1 साल चंडीगढ़ से, फिर 3 साल ड्रामा स्कूल से, फिर मैंने इमीडिएटली पढ़ाया मैंने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा में लखनऊ में। मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। तो ये अचानक से रास्ता नहीं चेंज हुआ। ओके, आपने बहुत मतलब जो बताया शुरू में कि एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे आपने मतलब ये सोचा कि पढ़ा तो सकते लेकिन खर्चा नहीं कर सकते। उनकी इच्छा तो होगी पेरेंट्स की कि वो बच्चा पढ़े। मेरे माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं था सोचने के लिए कि वो बेटे के फ्यूचर के पास सोचे। मेरे पिताजी 90 रुपये कमाते थे पर महीने, और 14 परिवार में 14 लोग थे, दादा दादी बुआ, उनके बच्चे, माँ चाचा। आई डोंट थिंक उनके पास ये लग्जरी थी कि हम बैठ के अभी सोचते हैं कि बेटे को किस और ले जाना चाहते हैं। हालांकि वो चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं या इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं। पर मेरे फादर उस किस्म के इंसान थे जो मुझे मंच पर देख के, मैं बुरी एक्टिंग भी करता था तो वो बहुत ताली मारते थे। बहुत सपोर्टिव थे मेरे फादर। मेरे मदर भी बहुत सपोर्टिव थे। और ये फिर एक कारवा बनता चला गया। फिर स्कूल में बेस्ट एक्टर का मिल गया, फिर यूनिवर्सिटी में मिल गया। आपने बताया कि एक्टिंग का मतलब किसी भी बंदे को अगर ये फील्ड में आना है, कोई भी फील्ड में जाना है, तो अपने आप को उस फील्ड में बिल्कुल अंदर तक जाना है, उसको समझना है जो फील्ड में आना चाहता है। कहीं ऐसा लगता है क्योंकि अगेन उन लोगों के पास जिनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है वो आमतौर पे कामयाब होते हैं। जो लोग ऑल्टरनेट रखते हैं कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं बिजनेस कर लूँगा, बिजनेस नहीं हुआ तो मैं कुछ और बन जाऊँगा। मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। मेरे पास यही था कि मुझे कुछ करना है और इस फील्ड में मुझे शायद थोड़ा कुछ आता है। और फिर जब उसके बाद मैंने 4 साल की ट्रेनिंग कर ली और मैं बॉम्बे आ गया, फिर तो कोई और रास्ता नहीं था। बचपन का ये जो माहौल था, क्योंकि ये जो है ना यादें कभी निकलती नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल अनुपम खेर को जब भी कोई भी स्टेटमेंट के बारे में बात होती है, कोई सब्जेक्ट पे अपनी सोच जब भी वो जाहिर करता है, वो वाला अनुपम खेर बाहर आ जाता है? लगता है आपको? क्योंकि इतने एक लेवल पे पहुंचने के बाद कई लोग हैं ना बहुत हिपोक्रेट बन जाते हैं, लेकिन अनुपम जी अपनी बात जो है वो जो बाहर निकाल देते, सीधा जो उनको है वो ब्लंट है। क्योंकि आपकी इमेज बिल्कुल ब्लंट इंसान की तरह है कि जो दिल में आएगा वो बोल देगा। इसके पीछे कहीं वो पड़ा हुआ गुस्सा, सोसाइटी ने अगर कहीं आपके साथ कोई अन्याय किया हो, या तो सपोर्टिव माहौल नहीं मिला, क्या आपको लगता है कभी? बिकॉज आप सेल्फ एनालाइज भी अपने आप को करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा, मैं आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव सोसाइटी। जब मेरे दादा कहा करते थे जब आदमी बहुत गरीब होता है सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था। मेरे दादा दादी बहुत संस्कारी लोग थे। मेरे दादा मुझे महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे। हम गरीब थे मगर हम खुश लोग थे। मुँहफट होना मैंने अपने दादाजी से सीखा है। और मुझे लगता है कि वो कहते थे कि व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। ओके, राइट। कोई ऐसी चोट नहीं पहुंची थी कि आप मुझे अपने मन की बात बोलनी है। और मुझे लगता है कि आप अपने मन की बात बोल देते हैं तो आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए भुगतना भी बहुत पड़ता है।
दैट्स ऑल राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो ये आसान काम है। मैं आई रादर बी माई सेल्फ देन ट्राई टू बी समबडी एल्स। बहुत मुश्किल है। मैंने जो किताब भी लिखी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसमें यही लिखा है कि आप सबसे आसान चीज़ है आप टू बी योर सेल्फ, एंड सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है टू बी योर सेल्फ। यू हैव टू चूज़। अगर आप अपने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में दुनिया के सामने बखान कर दो तो फिर आसान हो जाता जीना। दुनिया आपको आपके कॉम्प्लेक्सेस से डराती है। दुनिया आपको डराती है कि आप ठीक नहीं लगते हो, या आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, या आप गरीब हो। तो अगर आप इस बात को का बुरा नहीं माने तो फिर वो किस बात से डराएगी। और मैं अपनी खुशी किसी दूसरे के सामने में हाथ में नहीं रखने देता। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, और मैं दुनिया से बेशक झूठ बोल सकूं, अपने आप से झूठ नहीं बोलता। ट्रू। आपने अपने बात बताई कि ये फील्ड में आने के लिए आपने बिल्कुल अपने आप को तरासा, मतलब बिल्कुल जो से लोहा गर्म होता है, अपने आप को बिल्कुल पिघलाया और मोल्ड किया उसको प्रॉपर शेप में जो ये इंडस्ट्री चाहती थी। फिर भी इसी शो में जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज के लोग आए, उन्होंने कहा कि कितने भी आप में टैलेंट हो लेकिन काम मांगना पड़ता है। ऑफ कोर्स मांगना पड़ता बिन मांगे। फर्स्ट ब्रेक में इट वाज अ फ्लूक, और नहीं आप सर, गए। मैं 3 साल काम मांगता फिरा था मैंने। तो कहाँ, क्यों नहीं मांगना चाहिए। एक मदारी भी जो है वो अगर बंदर का खेल दिखाने के लिए लोगों को एकत्रित करना चाहता है तो डुगडुगी बजाता है। ये डॉक्टर पूरा बन जाने के बाद एप्लीकेशन देते हैं, इंजीनियर एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक्टर्स को भी वही करना होता है। मैं तो आज तक काम मांगता हूँ। लोग हर लेवल पर काम मांगते हैं। फ्रेशर का एक्सप्लॉयटेशन आपने फील किया था? नहीं, एक्सप्लॉयटेशन तो हर फील्ड में होता है। मैं उस तरफ जाता ही नहीं। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ। मैं मेंटली डैमेज्ड बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ मेंटली। और स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, हमारे स्ट्रगल के अंदाज बदल जाते हैं। शुरुआत में आपको दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती है, फिर आप 1-2 फिल्में कर लेते हैं, फिर आपका तरीका बदल जाता है, फिर आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर आप लोगों को घर पे बुलाते हैं खाना खाने के लिए, और क्या बना रहे हो आजकल, कौन सी फिल्म बना रहे हो, अरे यार हमारे साथ भी काम करो, ऐसा था। मगर काम मांगना इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग। नया टेस्ट ऑलवेज अनुपम जी को अट्रैक्ट करता है। कोई भी आर्टिस्ट हो ऑलवेज चाहता है कि मुझे कुछ नई इमेज मिले, कोई अच्छा रोल जिसमें कोई टिपिकल एक ट्रेंड में फिट होना कोई भी आर्टिस्ट नहीं चाहता। क्रिएटिविटी की बात करें तो अनुपम जी खुद कहीं एडवाइस देते थे या तो अपना रोल कहीं क्रिएट करवाया उन्होंने? देखिए, मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक पर्सन होता हूँ स्टेज पर, अपना सेट पर। मैं पूरा डायरेक्टर को डिफरेंट तरीके से करके दिखाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसमें डायरेक्टर को बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं और मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। इसलिए और मुझे मेरा पहला जो असूल है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ अपने एक्टिंग स्कूल में, कि एक्टर के लिए सबसे बड़ा जो रूल है कि ही शुड बी रेडी टू मेक ए फूल ऑफ हिमसेल्फ एनी टाइम। वरना नपी तुली एक्टिंग होती है। जब आप नपी तुली एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप कैमरा बड़ी आसानी से पकड़ लेता है झूठ। कैमरा सच और झूठ सच बेशक शायद टाइम ले, मगर झूठ बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि मैं फिल्म में मेरी सबसे ज़्यादा तारीफ़ हो, और उसके लिए मुझे चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम अच्छा करना है। तो काम अच्छा करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए मुझे नए नए औजार निकालने पड़ेंगे एक्टिंग के। इसी वजह से अगर मैं 31 साल हो गए हैं मुझे, और 491 फिल्में कर ली हैं, अगर मैं बरकरार रहा हूँ, 2 चीज़ों से रहा हूँ। एक तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट हूँ, और दूसरा मुझे एक्सपेरिमेंट करने में परेशानी नहीं होती, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द डायरेक्टर एंड द राइटर। ओके, यहाँ रोकूंगा। आपने बताई एक तो आपकी एकेडमी की बात, दूसरी एक्सपेरिमेंट करने से आप अपने आप को रोकते नहीं और कोशिश करते कि कुछ ना कुछ नया करेंगे। इसी बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय देवो छे विरामनो વધુ વાત અનુપમજી સાથે એક નાનકડા બ્રેક બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। अनुपम जी, एकेडमी अगेन इसी शो में हमने बहुत लोगों को पूछा, सबके अलग अलग राय आई है। एक्टिंग या तो एक्टर एकेडमी से बनाया जा सकता है, कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब इट्स वेस्टेज ऑफ मनी। बेवकूफ़ लोग बोलते हैं। डॉक्टर बिना पढ़ाई के नहीं बन सकता है, इंजीनियर बिना पढ़ाई के नहीं बन सकता है, एक गायक को रियाज करना पड़ता है, एक आदमी जो इंस्ट्रूमेंट सीखता है उसको बनना पड़ता है।
पर हर मोहल्ले में क्योंकि एक शाहिद कपूर और एक करीना कपूर होती हैं, और जो हर मोहल्ले में कोई कुछ लोगों गाने पर डांस कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं मानते। हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत लेट आया, बिकॉज देश में बहुत सारी बाकी चीज़ें थी जिन पर कंसंट्रेट करना था। अब पिछले 5-6 साल से ट्रेनिंग का बहुत महत्व हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लो, आप ना सीखो। अब लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। पहले फिर बहुत 5-5, 10-10, 15-15 फिल्में फ्लॉप हो जाती थी, लोग चांस देते थे। अब अगर आपने पहली 2 फिल्मों में अपना कमाल नहीं दिखाया तो आप नज़र नहीं आएंगे। मेरी पूरी थियरी है कि हर इंसान के अंदर एक एक्टर होता है, क्योंकि जो आदमी झूठ बोलता है वो एक्टिंग कर सकता है। झूठ पहले निशानी होती है एक्टिंग की। हम उस एक्टर को बाहर निकालते हैं, और उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके लिए प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। और मैंने ऐसा बहुत बार अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में इसको प्रूव करके दिखाया कि देखिए, एक्टर बन सकते हैं आप, पर बुरे एक्टर में और अच्छे एक्टर में फ़र्क है। मैं आपको नहीं रोक सकता, या मैं हम आपके पीछे कैमरामैन है या कोई चाय लेके अभी आया था, मैं उसको थोड़ा कह सकता हूँ कि तू एक्टिंग नहीं बंद कर सकता। वो कहता कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं कोई, पर बुरी एक्टिंग में और अच्छी एक्टिंग में ट्रेनिंग का फ़र्क पड़ता है। ट्रेंड देखा गया इस इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे ऐसे केसेस भी है कि जिसमें लोगों ने ये ट्रेंड छोड़ के या तो गॉडफादर के बिना भी कुछ अचीव किया हुआ है। ये गॉडफादर वाला कैलकुलेशन या तो इक्वेशंस कैसे लेते हैं आप? अब बहुत सारे लोगों में ये गॉडफादर जो हैं वो है नहीं। अब शाहरुख खान का कोई गॉडफादर नहीं था, अक्षय कुमार का कोई गॉडफादर नहीं था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कंगना रनावत का कोई गॉडफादर नहीं है, विद्या बालन का कोई गॉडफादर नहीं था। ऑफ कोर्स जो लोग स्टार सन्स हैं वो उनकी खुशकिस्मती है कि वो उस घर में पैदा हुए जहाँ पर उनको उनके माँ बाप फिल्में बनाते थे या उनके माँ बाप बड़े बड़े एक्टर रह चुके हैं। मगर गॉडफादर आपको एक हद तक दिशा दे सकते हैं। कामयाबी जो है वो जब 12 बजे या आजकल 9 बजे शुक्रवार के दिन तैयार आपको हो जाता है। पर मुझे लगता है कि आप अच्छा काम करते रहो तो कहीं ना कहीं आपको काम मिलता रहेगा, और मुझे लगता है काम से ही काम मिलता है। आपका ये शो कामयाब है आप कहते हैं, और मैं भी मानता हूँ इस बात को। क्यों कामयाब है? क्योंकि इसमें 2 टूक बात होती है। आप सवाल जवाब जो होते हैं वो बिल्कुल बेबाक तरीके से होते हैं। ना आप प्रिटेंड करते हो और ना ही मुझे लगता है कि जो आपके अगर वो करते भी हैं जो आपके गेस्ट, तो उनका पता लग जाता है। तो अगर इसके 375 शोज़ आपने किए हैं तो कोई तो बात होगी। अगर मैंने 331 सालों में 491 फिल्में की हैं तो कोई तो बात होगी। एक्सपेरिमेंट की बात की, अपने आप को नए नए रूप में ढालने का एक पहले से प्लान भी बनाते हैं अनुपम जी, क्योंकि डिज़ाइन बनती है एक रूटीन में आने के बाद, खुद अपना एक नई मंजिल खुद क्रिएट करते। और बट ऑब्वियसली इतने सालों से इतने रिलेशंस बन गए, इतने कॉन्टेक्ट्स बन गए, तो कहीं ना कहीं जाके ये आइडिया इनको सुना है 4-5 लोगों में से किसी को अच्छा लगा, और आप जैसे फेस वैल्यू वाले आर्टिस्ट को लेके उन्होंने कुछ या तो फिल्म बनाई नए तरीके से, या तो कोई सीरियल बनाई, या तो कोई प्ले भी करवाया। एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, अपने आप को नए नए ढालने में, अलग अलग किरदार में, अनुपम खेर खुद अनुपम को ऐसे नए किरदारों में रख लेते हैं। जहाँ तक टीवी मीडिया की बात करते हैं, टीवी मीडिया भी आजकल मतलब बहुत सारा शेयर उन्होंने ले लिया। जब एक ज़माने में फिल्म था, अब टीवी सीरियल्स का भी है। इस इंडस्ट्री में आने को इनवाइटेड, या तो आपने ही बताया था कि आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ शो? मैंने एक प्ले किया अपनी ज़िंदगी पर आधारित, जहाँ पर मैं अपने लाइफ पर हंसता हूँ, अपनी त्रासदी पर हंसता हूँ, ट्रेजेडीज़ पर हंसता हूँ। और मुझे लगा कि ये इस प्ले ने, जब वो प्ले ख़त्म होता था तो मैं बहुत एक लिबरेटेड महसूस करता था, क्योंकि मैं दुनिया को अपनी प्रॉब्लम बता देता था। और मुझे लगता था कि हर कलाकार में या जो हर भी मेरा गेस्ट आता है उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो सब घटनाएं घटी हैं जो मेरी लाइफ में घटी हैं। या किसी भी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ता था कि सब ने कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ खोया है। और अगर मैं ये शो करूँगा, जिसका कि नाम द अनुपम खेर शो है, कुछ भी हो सकता है, अगर मैं ये शो करूँगा तो हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणात्मक बने, बिकॉज उनकी नज़र में ये सब लोग सेलिब्रिटीज़ हैं। और शायद ये कहीं ना कहीं मुझे एक कीड़ा है कि मैं कुछ नई चीज़ करना चाहता हूँ। नई चीज़ करने के बाद ही मेरे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ए क्राउड।
आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। मे बी दैट वॉज द रीज़न दैट मैंने अपनी पहली फिल्म 28 साल की उम्र में 65 साल की उम्र की। आई वॉज द फर्स्ट एक्टर हु ब्रोक द मिथ ऑफ टाइप कास्टिंग। अगर मैं कर्मा कर रहा था तो मैं लम्हे भी कर रहा था, अगर मैं लम्हे कर रहा था तो मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाऊँ भी कर रहा था, और मैं डॉक्टर डैंग भी कर रहा था। सो ये सब चीज़ें अपने आप का एक सेंस ऑफ सर्वाइवल के लिए आदमी करता है कि मैं लोगों से डिफरेंट लगूं, और उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल या उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। यू शुड बी रेडी टू फेल। हाँ, आपने बताया कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसी बात पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, अंतिम तबक्कानी वातो बीजा ब्रेक बाद अनुपम खेर સાથેની વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ તબક્કામાં अनुपम खेरजी સાથેની વાતો। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से जानबूझ के सेंसेशन खड़ा हो ऐसे स्टेटमेंट देने की भी कभी ज़रूरत की है? ये क्योंकि ये शो जाना जाता है। नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने आप में मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, अगर मैं उस बात को मान लूँ। अपने आप में मेरी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। मुझे कोई अट्रैक्ट करने के लिए, सेंसेशन करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो मैं क्यों करूँ। बट जो चीज़ मुझे महसूस होती है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों में गट्स नहीं है। बट टू अट्रैक्ट अटेंशन आई हैव टू से दैट आई एम नॉट एन इनसिक्योर पर्सन, आई एम नॉट एन इनसिक्योर ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए मैनिपुलेटिव पर्सन। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं मानने में मुझे कोई परेशानी नहीं। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसको टूल की तरह यूज़ करते हैं। वो उनका नज़रिया है, मेरा वो नज़रिया नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं भीगा हुआ आदमी, फिर वही बात करता हूँ कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, कि मुझे कोई क्या डराएगा। मैंने 30-31 साल अपने जीवन के अपने काम के बलबूते पे निकाले हैं। आज मेरा स्कूल है, पिछले 10-11 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज उसकी पढ़ाई अच्छी है वहाँ पर। अब मैंने किताब लिखी है, जबकि मैंने आपसे पहले कहा था कि 38% से ज़्यादा मैंने मार्क्स नहीं लिखे, बट जो मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस थे मैंने उन पर किताब लिखी, और आज उसके 14 संस्करण निकले हैं, 8-10 लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हुई है। मुझे अट्रैक्ट करने के लिए इन छोटे छोटे चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह से इस्तेमाल करती है इस इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, जाने माने लोगों का, किस तरह से लेते हैं आप? दोनों एक दूसरे को विन विन सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं? वाई नॉट, आई थिंक वाई नॉट, करना चाहिए। और देखिए, जो भी आदमी वोट करता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़ा होता है। कोई भी आदमी, बेशक वो सीक्रेट बैलेट के जरिए करता है, पर किसी ना किसी चिन्ह पर तो वो ठप्पा लगाता है। तो जिस चिन्ह पर वो ठप्पा लगाता है वो उस पार्टी को बिलोंग करता है या उस पार्टी पर विश्वास रखता है। और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की बात है, if celebrities believe in some political party, then why shouldn't they talk about their opinion? They should be talk about their opinion. कई बार यूज़ मिसयूज़ भी होता है। ये वर्ड अगर देखा जाए तो ये एक पेसिमिस्ट के हैं, ऑप्टिमिस्ट के नहीं है। ऑप्टिमिस्ट नहीं है सोचता, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरा पूरा विश्वास है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, और डंके की चोट पे उनकी बार बोलता हूँ। मैंने डंके की चोट पे बोला था, और उस समय बोला था जब वो इलेक्शन लड़ने से बहुत साल पहले की बात है। सो यूज़ अभी हो जाए, मैंने उनका कोई यूज़ नहीं किया। मैंने पिछले 1.5 साल से कोई ऐसी उपाधि नहीं मांगी या कोई मुझे उन्होंने उपाधि नहीं दी। ये उपाधि की बात करते हैं, कई बार ये उपाधियाँ जो मिलती है वो भी बिल्कुल मैनेज की जाती है। कभी आपको भी बैठे बैठे लगता होगा, ग्रुप में भी चर्चा करते होगे, यार चलो ठीक है उपाधि लेके बैठ गए, लेकिन आई डोंट लुक एट लाइफ लाइक दैट। मैं सिनिकल, मेरा व्यू नहीं है लाइफ के प्रति। जिनका सिनिकल व्यू होता है वो इस तरह के सोचते हैं, मैं नहीं सोचता हूँ इस तरह से। मैं बिल्कुल ही नहीं सोचता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही मंझा हुआ या बहुत ही साफ़ सुथरा, बट मैं सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखता ही नहीं हूँ। मेरे लाइफ को उसमें फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। आई थिंक लाइफ इज़ वेरी सिंपल एंड वी नीड टू लिव इट वेरी सिंपल। लाइफ को एक अलग तरीके से आप जीते हैं, अलग तरीके से उनको अलग नज़रिए से देखते भी, और मेरे हिसाब से एक अपनी पास्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह बैठ के कई बार आपने एनालिसिस भी किया। जी, मैं 325 शोज़ कर चुका हूँ। कुछ भी हो सकता है कि बार बार जब भी शो करता हूँ मेरी पुरानी लाइफ के ऊपर है। यहाँ पे एक सवाल,
लाइफ में एक दौर ये भी आया जहाँ पैरालिसिस हो गया, उससे बाहर, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। एक लेवल का बंदा जो एक चोटी पे पहुंच गया है, वहाँ पे इस टाइप का हादसा होना, या मुझे उनको मालूम है या फेशियल पैरालिसिस हुआ था ड्यूरिंग हम आपके हैं कौन। मेरा एक पूरा चेहरा थोड़ा लेफ्ट में चला गया था और मुझे डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर सिंगल बहुत फेमस न्यूरोसर्जन है, उन्होंने कहा था कि आप 2 महीने के लिए सब काम छोड़ दीजिए और घर पे रहिए, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स इस्तेमाल करिए। और हम आपके हैं कौन की शूटिंग का वो पिलो वाला सीन चल रहा था जिसमें पिलो एक्सचेंज करते थे। मैं जब हॉस्पिटल से बाहर निकला मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक तो ये मैं घर चला जाऊं और 2 महीने के लिए घर में छुप के रहूं लोगों से, या मैं जाकर फिल्मिस्तान स्टूडियो में पूरे कास्ट को और अपने डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को बोल दूं कि मेरे साथ ये सिचुएशन है कि मैं आपसे ज़्यादा देर ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ, ये जाके मैं बात कर सकता हूँ। और मुझे लगा कि अगर मैं घर चला जाऊँगा तो मैं पूरी ज़िंदगी डर के जीऊँगा, और अगर मैं पहुँच जाऊँगा फिल्म स्टूडियो में और अगर मेरे डायरेक्टर को ठीक लगेगा तो मैं फिर डरूंगा नहीं। कभी कभी आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करने के लिए ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। भगवान भी ये देखता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि कुछ वो आपको और दे। When you are pushed towards the wall, the only way to is either let yourself go or push the person back who is pushing towards the wall. तो उसमें से बस वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से बाहर निकल गए। एट लास्ट 3 सवाल। फेवरेट पॉलिटिशियन, आपने नरेंद्र जी तो बोल दिया, उसके अलावा? I think Mr. Arun Jaitley is a very capable person. I think he's wonderful. I would like to give him that second position. अगर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा है जिसको कभी माफ़ नहीं करना है? मैंने कभी ऐसा नहीं है। आई थिंक हर सिचुएशन में किसी ना किसी को किसी स्टेज पे माफ़ किया जा सकता है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू होल्ड ग्रजेस, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू नॉट फॉरगिव समबडी। बट ये मेरे लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, 3 वीकनेसेस ऑफ अनुपम खेर। I love my weaknesses as I love my strengths. I feel that I don't look at weaknesses because they are a hindrance in my progress. If there is a weakness, I try to rectify it. That's the most. थैंक यू वेरी मच अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।